नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनटोल्ड हिस्ट्री में। दोस्तों, भीमा कोरेगांव हो या फिर बहुजन समाज का संघर्ष, आखिर बहुजन समाज को संत परंपरा से जोड़ दिया जाता है। बहुजन समाज के वॉरियर क्लास उसके साथ उसको नहीं दिखाया जाता। आपको नहीं लगता है कि एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है? आपको नहीं लगता कि कुछ लोगों ने इतिहास इस तरह से लिखा है या इस तरह से दिखाने का प्रयास करते हैं कि बहुजन समाज हमेशा हतोत्साहित रहे, उसे ये पता ही नहीं चले कि उसके पुरखे कभी वॉरियर क्लास में थे। नतीजा ये होगा कि पूरी दुनिया उनके सामने वही लूट रही होगी, काल्पनिक किरदार बना के कि हमारे देखो ये थे, ये लड़ दिए, ये असुरों को मारे। और बहुजन समाज जिसके अपने रियल वॉरियर हैं, उनको उनके इतिहास में नहीं शामिल किया गया, ताकि वो जान ही ना पाए कि वो हमेशा से ही लड़ाके थे। उनके खून के अंदर सम्राट अशोक, उनके खून के अंदर भीमा कोरेगांव बसता है। तो ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र के तहत इतिहास को खड़ा किया गया है। आइए, आज हमारे साथ गेस्ट हैं बलराम सिद्धू जी और द रियलिस्ट आजाद। आइए सुनते हैं उनसे क्या कुछ चल रहा है समाज में, और इस वीडियो को आप अंतिम तक देखिएगा। बहुत बहुत स्वागत है आपका बलराम सिद्धू जी। जी साइंजारनी जी, आजाद जी, आपको और सभी सुनने वालों को जय भीम। जय भीम सर, कैसे हैं? हाँ ठीक है, मैं लेट हो गया, ड्यूटी पे था, अभी फ्री हुआ हूँ। मैं पहला सेशन 2-2.5 घंटे का सुन भी नहीं पाया मैं। अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अभी आप जुड़े हैं, ये बहुत अच्छा कि आप जुड़ गए, बहुत बढ़िया किया आपने। साल आ चुका है। तो जो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, पूरे हमारा परिवार को, पैनल सहित सभी लोगों को नए वर्ष की मंगल कामनाएं। 100 वर्ष भीमा कोरेगांव की आप सभी को बहुत बहुत मंगल कामनाएं जी। सभी साथियों को नव वर्ष की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और शौर्य दिवस की भी बहुत बहुत बधाइयां, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी बलराम सिद्धू जी, बताइए, शौर्य दिवस पे और नए साल पे आपसे हम लोग कुछ सुनना चाहते हैं। जी, सबसे पहले तो सभी को नए साल की और भीमा कोरेगांव की शौर्य दिवस की सबको बहुत बहुत बधाई हो। और जो मैं बात करूंगा, आज तो हम नए साल में और भीमा कोरेगांव की लोगों को बधाई देते हैं। जिस भीमा कोरेगांव का इतिहास एक बहुत ही गौरवमय इतिहास है। जब हम देखते हैं ना कि 500 लोगों ने 28,000 की फौज को धूल चटा दी थी, तो इसको देखते समय जब हम पीछे का समा देखते हैं, 2024 का, जब उससे पहले का समा देखते हैं, और उससे पहले हम माननीय कांशीराम जी का समा देखते हैं, जब हम इसको कंपेयर करते हैं ना, तो सवाल हमारे सामने बहुत से खड़े हो जाते हैं हमारे समाज के सामने। एक समय था जब माननीय कांशीराम जी थे, तब लोगों को माननीय कांशीराम जी ने जवान को शब्द दे दिए थे, लोगों की जुबान खुलने लगी थी, लोग बोलने लगे थे। इतनी हिम्मत दे दी थी माननीय कांशीराम जी ने, लोग ऐसे ऐसे शब्द बोलने लगे थे कि तिलक तराजू और तलवार इनके मारो जूते चार। ऐसी ऐसी हिम्मत आ गई थी लोगों में, और ऐसी ऐसी हिम्मत आ गई थी लोगों में उस समय, जब जे 93 में नारा लगने लगा था, जो धर्म का नारा था, जिसे बोलते, जब बोले था कि मिले मुलायम कांशीराम, हवा में उड़ गया जय श्री राम, और जय श्री राम को हवा में उड़ाने के नारे लगने लगे थे। तब ऐसे ऐसे नारे समाज लगाने लगा था। तो इतनी हिम्मत थी समाज में उस समय। ये होता है कि हमारे जब को समाज को लीडर मिलता है, और इतना दिव्यांग, इतना दलेर लीडर मिलता है, लोगों को ईमानदार लीडर मिलता है, तो वाकई लोग उनका साथ देते हैं, और लोगों को सहारा मिलता है, और लोगों को शब्द मिलते हैं, और वो बेखौफ होकर शब्द बोलते हैं। लेकिन उसके बाद तब इतनी घटनाएं हमारे समाज के साथ नहीं हुई कि जो अत्याचार हुए। अगर हुए तो 95 में सबसे पहले काम क्या किया था, 1,45,000 गुंडों को उठा के जेल में फेंक दिया था। ये था माननीय कांशीराम जी का जलवा, जब हम यूनिटी में थे, जब हम एकता में थे। तो उसके बाद क्या हुआ कि आज का समय जब हम देखते हैं, माननीय कांशीराम जी के जाने के बाद का समय जब हम देखते हैं कि आसफा का केस भी हमारे सामने आया। मंदिर में 7-8 लोगों ने, पुजारी ने उसकी 8 साल की बच्ची को रेप किया और पीट कर मार दिया। मनीषा वाल्मीकि का केस हमारे सामने आया, और बच्चे मेघवाल का राजस्थान का केस हमारे सामने आया, डॉक्टर कंपोज का आया। बहुत से ऐसे लड़कों के केस हमारे सामने देखने को मिले कि जिसमें शरेआम उन्होंने अत्याचार किया, हम कुछ नहीं कर पाए। आज वो शरेआम बोलते हैं कि जय श्री राम बोलो, तो देश में रहना तो जय श्री राम बोलो। आज शरेआम वो लिंचिंग की उन्होंने, शरेआम संविधान को जलाने की बात करते हैं, शरेआम संविधान को बदलने की बात करते हैं, शरेआम इसको हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं।
लेकिन हम देख रहे हैं हमारे सामने बाबा साहब का संविधान हमारे सामने बदलने की बात कर रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं आज फिर भी हम कह रहे हैं शायद कोई नया कांशीराम आ जाए, तब हम आज अब किसी कांशीराम की द्वारा इंतजार कर रहे हैं, बाबा साहब की द्वारा इंतजार कर रहे हैं कि वो द्वारा आए, वो ही उस संविधान को बदले, वो बचाएं, वो इस संविधान को बचाएं। तो जब ऐसे सवाल हमारे सामने आते हैं ना, तो फिर सवाल तो हमारे लिए सबके लिए खड़े होते हैं कि ऐसा क्या है, हम क्यों नहीं सारे मिलकर ये काम कर पाए, संविधान को बचा पाए। आज हमारे सामने वो हिंदू राष्ट्र चला रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बनेगा नहीं, वो हिंदू राष्ट्र है उनका, राम राज्य है उनका, चल रहा उनका, वो शहर में मनुस्मृति की बात कर रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने 1927 में शहर में मनुस्मृति को आग लगा दी थी, जला दी थी इनके धर्म ग्रंथ को, वो दलेरी थी बाबा साहब अम्बेडकर की। लेकिन आज वो बोलते हैं कि हम मनुस्मृति के संविधान की हमारा संविधान मनुस्मृति है, हम उसी से हम भारत को चलाएंगे। और हम देख रहे हैं और हमारे लोग उन्हीं लोगों के तलवे चाट रहे हैं, बैठे हैं। जब वो कोई ऐसा ही बात करते हैं तो ये बोल 135-36 के करीब जो लोग बैठे विधानसभा में, सॉरी लोकसभा में, उनकी आवाज तक नहीं निकलती। हम इस दौर में पहुंच गए आज। तो जब हम भीमा कोरे गांव की बधाई देते हैं कि 500 लोगों ने 28,000 को धूल चटा दी थी, तो फिर मैं अपने आप को भी प्रश्न करता हूँ, लोग भी जरूर करें, अपने आप को सोचें कि वो तो उन्होंने कर दिया, वो तो भीमा कोरे गांव के जो दलेर सिपाही थे उन्होंने तो कर दिया, हमने क्या किया। बेशक आज संविधान है, हम संविधान के दायरे में रहकर काम करते हैं, हमें रहना भी चाहिए, हमें कभी उगर नहीं होना, लेकिन इसका मतलब ये भी तो नहीं है ना कि हमारे सामने वो हमारे समाज पर अत्याचार करते हैं, हम कुछ भी नहीं कर पाते, हम टुकड़ों में बंट चुके हैं, आज हम लीडरलेस हो चुके हैं। इसके कारण क्या है, हमें उन कारणों पे काम करना होगा। आज 25 शुरू हो गया आज। और तब जब भीमा कोरे गांव की लड़ाई लड़ी गई थी, वो लड़ाई हो सकता है मेरे से पहले बहुत से लोगों ने इसके इतिहास के बारे में जानकारी दी होगी, क्योंकि पहला सेशन में सुन नहीं पाया, लेकिन मैं फिर भी चाहता हूं कि मैं अपनी जुबान से अपने शब्दों से कुछ शब्द जरूर इसमें ऐड करूं। तब भीमा कोरे गांव के योद्धे थे, जो सिपाही थे, जो दलेर थे, उन्होंने ब्राह्मणों को जाकर बोला था, जो अंग्रेज की फौज में काम करते थे सिपाही थे, उन्होंने जाके बोला था कि ये गोरे लोग आए हैं, हम इनका साथ नहीं देंगे, हम आपका साथ देंगे, हम अगर आप हमें अधिकार देंगे तो हम आपका साथ देंगे। ये तक भी कह दिया था कि हम अंग्रेजों का असला भी चोरी कर लेकर आएंगे आपके लिए, जो अंग्रेजों का असला है वो भी लेकर आएंगे आपके लिए, हम आपकी तरफ से लड़ेंगे, अंग्रेजों को भगाएंगे, आप हमें जो हमारे मौलिक अधिकार है वो दे दो। तब पेशवा ने बोला था एक सुई नीडल खड़ी करके कि इसके नीचे जितनी भी जमीन आती है मैं तो वो ना आपको दूं, आप किन अधिकारों की बात करते हो, किस जमीन की बात करते हो। तब वो जो लड़ाई थी ना, वो लड़ाई थी एक जुनून की, वो लड़ाई थी, उनको ये लगा था कि हमारे पास एक आदमी के पास ना खोने के लिए कुछ नहीं होता, एक आदमी के पास खोने के लिए बहुत कुछ होता। जिसके पास खोने के लिए बहुत कुछ होता ना, वो बहुत कुछ सोचता है, अगर मैं ये काम करूंगा तो मेरी ये जमीन लुट जाएगी, मेरी ये प्रॉपर्टी लुट जाएगी। जिसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है ना, अपनी जान को छोड़कर, तो वो फिर वो बोलता है ये जान ही तो है ना। अगर हम इस लड़ाई को जीत गए तो मिलेगा बहुत कुछ, अगर हम हार गए, मारना तो वैसे भी है ही, ये तो वैसे भी हमें हर रोज मारते ही है, मनुवादी लोग हमें तो मारते ही है, तो मरना तो है ही। वो जो लड़ाई थी ना, वो 28,000 की फौज के दूसरी तरफ की जो 28,000 की फौज का जो एक पहाड़ खड़ा था ना, उस पहाड़ के माउंटेन के दूसरी तरफ बहुत कुछ पड़ा था, एक खजाना पड़ा था हमारे बहुजन लोगों के लिए। वो जो योद्धे थे ना 500, वो उस खजाने के लिए लड़ रहे थे। वो खजाना था अधिकारों का, वो खजाना था इज्जत का, वो था सम्मान का। हालांकि कैप्टन स्टंटन ने भी कह दिया था, बोल दिया था कि इतनी बड़ी फौज है, उसने अपनी फौज को पीछे हटाने का फैसला कर लिया था, बोल दिया था कि आप पीछे आ जाओ, हम इनसे जीत नहीं पाएंगे। लेकिन वो जो हमारे दलेर थे ना 500, जो अधिकारों के लिए लड़ रहे थे, वो बोलते नहीं, किसी भी हालत में हम पीछे नहीं हटेंगे, ये शायद ये हमारे लिए आखिरी मौका होगा, हमें आखिरी मौका अपने हाथ से जाने नहीं देना। और उन्होंने जाने नहीं दिया, वो लड़े और ऐसे लड़े, इतिहास बन गया। ऐसी धूल चटाई इन ब्राह्मणों को, वो इतिहास बन गया। और वो लड़ने के बाद, वो पहाड़ को गिराने के बाद जब वो आगे बढ़े ना, वो जो हांडी, गले में हांडी, पीछे झाड़ू था ना, उससे छुटकारा मिला। ऐसे ऐसे बहुत से अधिकार उनको मिले 28,000 फौज को धूल चटाने के बाद, वो पहाड़ गिराने के बाद। ये था जुनून, ये था जज्बा, ये था दिलेरी, ये थी अणख, ये थी हिम्मत उन लोगों की। आज हम उन लोगों की गाथा गाते हैं। शायद हम उन पूरे सिपाहियों के नाम तक भी नहीं पता, लेकिन हमें इतना जरूर पता है, उन 500 लोगों ने समाज के अधिकारों के लिए, अपने अधिकारों के लिए नहीं, समाज के अधिकारों के लिए, जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने समाज के अधिकारों के लिए अपने 4 बच्चों की और पत्नी की कुर्बानी दे दी, ऐसे ही उन लोगों ने अपनी कुर्बानी दी थी। उनको पता था कि हमें अगर कुछ लेना है ना, जे ओवर की आखिरी बॉल हमारे सामने, आखिरी बॉल ही बची है, हमें
इस पे 6 मारना, और उन्होंने 6 मारा, ऐसा 6 मारा कि बॉल अब तक नीचे नहीं आई, ऐसा 6 मारा उन्होंने। तो ये उन योधों को, उन शूरवीरों को मैं साथ साथ नमन करता हूँ। शायद मैं पता नहीं, मेरे पास एक ही जिंदगी, सभी के पास एक ही है, अगर 100 जिंदगी भी होती तो तब भी मैं उनका कर्ज नहीं चुका पाता जो उन्होंने हमारे समाज के लिए किया। और जो बाबा साहब ने किया, जो मानव कांशीराम जी ने किया, बहुत से और भी महान लोग हैं, फूले शाहू अम्बेडकर, और भी महान लोग हैं जिन्होंने समाज के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। और एक तरफ बाबा साहब अम्बेडकर थे जिन्होंने, एक तरफ उनके बच्चे बीमार पड़े हैं तो वो बोलते हैं कि मेरे बच्चों, आपसे ज्यादा मेरे समाज के बच्चे ज्यादा बीमार पड़े हैं। ये था, उनको अपने बच्चों की परवाह नहीं की उन्होंने, कि आप अपने बच्चों को बोलते हैं कि आप इतने ज्यादा बीमार नहीं है, आपसे ज्यादा समाज ज्यादा बीमार है, आप कम बीमार है, वो जो ज्यादा बीमार है मुझे उनका इलाज करना। पहले उनका इलाज करते करते अपने बच्चे गंवा लिए उन्होंने, ताकि आज हमारे बच्चे अगर बीमार होते हैं, हम गाड़ी उठाते हैं, जो भी साधन होते हैं लेके फटाफट हम हॉस्पिटल जाते हैं। बाबा साहब ने ये किया हमारे लिए कि हमारे बच्चे बीमार नहीं होने चाहिए, हमारे बच्चों को समय सिर इलाज मिलना चाहिए, हमारे बच्चों को समय सिर शिक्षा मिलनी चाहिए, हमारे बच्चों को समय सिर नौकरी मिलनी चाहिए, हमारे बच्चों को पूरी सुख सहूलतें मिलनी चाहिए, हमारे बच्चों को कोई ऐसे SC/ST एक्ट बना, हमारे बच्चों को जाति भेदभाव ना कर पाए। ऐसे ऐसे प्रबंध बाबा साहब अम्बेडकर हमारे लिए करके चले गए, समाज के लिए अपने बच्चों की कुर्बानी देकर। और हम आज 100 करोड़ से ज्यादा लोग हम एक ही आदमी का काम पूरा नहीं कर सके, एक ही महान बाबा साहब अम्बेडकर का काम, अधूरा काम पूरा नहीं कर पाए। मानव कांशीराम जी ने बाबा साहब के सपने को पूरा करने की जिंदगी लगाई, उन्होंने उदाहरणें सेट कर दी। आज मैं ये कहूंगा कि आज हमें नया कुछ नहीं करना, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, कोई नए प्लान करने की जरूरत नहीं है। मानव कांशीराम जी के पॉलिसियों को फॉलो कर लेना, हम सारा कुछ करके बता के चले गए, हम उसी को फॉलो कर लेना, हम हमारे सामने ये टिक नहीं पाएंगे। जो आज हिंदू राष्ट्र बना के घूम रहे हैं ना, हमारे सामने टिक नहीं पाएंगे। बस हमारे दुख तो ये है कि हम अपने महापुरुषों को भूल गए हैं और अपनी ऐश आराम में चले गए हैं। तब मानव कांशीराम जी ये भी बोलते थे कि मैं ये चाहता हूँ कि मेरे समाज का दुख कभी खत्म ना हो। ये साहब के शब्द है कि मैं ये चाहता हूँ कि मेरे समाज की दुख तकलीफ कभी खत्म ना हो। अगर खत्म होगी ना, ये आराम करने लगेंगे, जब ये आराम करने लगेंगे तो दूसरा आएगा, फिर कोई इनको लूट कर ले जाएगा। मैं चाहता हूँ कि इनकी तकलीफ सदा बनी रहे। घर में कोई बच्चा होगा, बच्चा बीमार है, माँ बाप बीमार है, हमें पता बीमार है, थोड़ी बहुत बीमार होते हैं, हम उसका दवाई देते हैं, पूरा घर पूरा परिवार उसके पीछे लगा रहता है। हॉस्पिटल जाने की जरूरत पड़ती है, पूरा परिवार परेशान होता है। अगर सभी घर में सुखी होते हैं तो आराम से बैठे अपने कमरे में बैठे, कोई फोन लेके बैठा, कोई टीवी देख रहा है। इसलिए मानव कांशीराम ने बोला था कि आपको समाज में अगर एक्टिव मुझे रखना, तो मैं चाहूंगा कि आपके दुख तकलीफ हमेशा आपके सामने खड़ी रहे। ये मनुवादी गर्दन उठाकर आपके सामने खड़े रहे, ताकि आप चुकन नहीं रह पाए। तो आज वो इतनी आगे निकल गए मनुवादी हमारे सामने, इतने आराम से हम बैठे हैं। तो ये काफी दुखद है हमारे लिए। और इतनी घटनाएं हमारे सामने पहले भी जैसे जिक्र मैंने किया है, कितनी घटनाएं, और भी बहुत सारी घटनाएं हमारे सामने हुई है समाज की। और मनीषा बाल्मीकि को रात को 2:30 बजे तेल जलाकर जला दिया जाता है, उसके माँ बाप को धक्के मारे जाते हैं। आप फिर भी कुछ नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी वो ताकतें, अच्छा फिर हैरानी की बात है, इतना कुछ होने के बाद फिर भी वो मनुवादी ताकतें फिर जीतकर सरकार में बैठ जाती है। हमें वो कारण ढूंढने होंगे कि इतना एक आदमी इतने अत्याचार करता है, एक बार इतना अत्याचार करता है, फिर भी वो क्यों जीत जाता है। लोग बोलते EVM, मैं इसमें एक अलग सोच रखता हूँ। मैं कहता हूँ कि इसमें EVM का नुक्स नहीं है। हाँ, मैं इसका समर्थन नहीं करता, लेकिन उनका होमवर्क बहुत ज्यादा है। वो अपना होमवर्क करके जीतते हैं, गली गली बस्ती जाकर लोगों को लालच देते हैं। वो सुहावने दिल लो, अभी क्या देते हैं आपको, 18,000 रुपया देंगे, आपको बस का किराया फ्री कर देंगे, आपको बिजली फ्री देंगे, पानी फ्री देंगे, 5 केजी राशन देंगे। ऐसे लालच देकर हमारी समाज की वोट लेते हैं वो इसलिए ले जाते हैं कि हमारे पास लीडर नहीं है, समाज लीडरलेस हो चुका है। तो ये बहुत से दुख है साइंस जर्नी जी, ऐसी बहुत सी घटनाएं, बहुत से क्या करें आप। अच्छा, उसके बाद जब 3-4 साल से हमने देखा, मानव कांशीराम जी के बाद हमने देखा कि उनका क्या था, मानव कांशीराम जी का नारा क्या था, अगर जिस समाज की गैर राजनीतिक जड़ें कमजोर हो वो राजनीति में कभी कामयाब नहीं हो सकते। तब उन्होंने गैर राजनीतिक जड़ों, उसका मतलब क्या था कि सामाजिक जड़ें मजबूत करने का काम शुरू किया था। अगर हम सामाजिक जड़ें मजबूत होगी, हम सामाजिक तौर पर एक होंगे, तो हमें कोई हिला नहीं पाएगा, हमें कोई छेड़ नहीं पाएगा। तो ये काम मानव कांशीराम जी ने किया, सामाजिक जड़ें मजबूत करने का। मानव कांशीराम जी के जाने के बाद हमारी सामाजिक जड़ें इतनी कमजोर पड़ गई हैं। कमजोर क्या, मुझे तो जड़ें नजर तक नहीं आती। यही हाल है कि उनके जाने के बाद हमारी जड़ें जो थी ना, वो खत्म हो गई, उनको घुन लग चुका है। तो यही कारण है
तो जब जब तक जड़ें थी तब तक हम हमारे सामने को खड़ा नहीं हो पाया। अब जड़ें नहीं है तो आप लोग 3-4 साल से जो आप लोगों ने जो कमान संभाली है ना, तब मुझे मानव कांशीराम जी की याद आने लगती है। वो उनका तरीका अलग था, आपका तरीका अलग है। सोशल मीडिया के माध्यम से आज सोशल मीडिया है, उसका आप पूरा फायदा उठा रहे हो और सोशल मीडिया का फायदा उठाने के आपने, मैं सुन रहा था, आपने बोला था कि 3-4 साल में आपने 40-50 हजार लोगों से तो बात की होगी अपनी लाइव स्ट्रीम में, और जिन्होंने भी आपसे बात की है तो हम ये तो कह सकते हैं 40-50 हजार जिन्होंने भी आपसे बात की है वो तो रैशनल हो गए हैं, इसमें दूसरी कोई बात नहीं है। इससे बहुत से ज्यादा हुए हैं, बहुत से लोग हैं वो अभी तक भी आपसे बात नहीं कर पाए, या उन्होंने सोचा ही नहीं खैर आपसे बात करें या ना करें ना। मेरा कहने का मतलब ये है, आप हुए, रियलिस्ट आजाद हुए, मॉरल जी हुए, और भी बहुत सी ऐसी स्ट्रीम चलती है जो हमारे इतिहास की पिछोकड़ की जो बातें करते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर, फूले शाहू अम्बेडकर की जो बातें करते हैं, समाज को जागरूक करने का काम करते हैं। ये एक बहुत बड़ा काम है। मुझे लगता है कि आप मान्यवर कांशीराम जी का अधूरा काम पूरा कर रहे हैं, और जो लोग आपको सुनते हैं, आपको सुनकर जागरूक होते हैं, उनका भी ये फर्ज बनता है अपने परिवार को, अपने कम से कम समाज की बात छोड़ दें, अपने परिवार की, अपने रिश्तेदारों की जिम्मेवारी ले लें। हर आदमी जो भी आपसे सीख के जाता है अपनी यही इतनी जिम्मेवारी ले लेना, उससे इससे भी काफी काफला आगे बढ़ जाएगा। तो बस इतनी कुछ बातें मैं जोड़ना चाहता था। आपके लोगों के जो आप काम कर रहे हैं, मेरा आपको सभी को सल्यूट है। सल्यूट इसलिए है, मुझे भी पता है कि आप अपनी तारीफ सुनना पसंद नहीं करते। सल्यूट इसलिए है, हजारों लाखों में एक ही सूरमा होता है। अगर जैसे स्कूल में या कॉलेज में मॉनिटर तो एक ही होता ना, तो ऐसे ही हमारे समाज में बाबा साहब भी एक ही थे, मानवर कांशीराम भी एक ही थे, साइंस जर्नी भी एक ही है, मॉरल टीचर भी, रियल आजाद भी एक ही है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समाज से आगे निकल चुके होते हैं, अपनी उम्र से भी आगे निकल चुके होते हैं। वो जो अपनी उम्र से आगे निकल चुके होते हैं ना, वो आप लोगों को, और जो काम आप कर रहे हैं सराहनीय काम है। हम उम्मीद कर रहे हैं, और हमें भी अपनी जिम्मेवारी, सुनने वालों को भी मैं यही कहूंगा कि हमें भी अपनी जिम्मेवारी, ये तो हमारे जो सूर में है वो तो अपनी पूरी जिम्मेवारी निभा रहे हैं, पूरा समा दे रहे हैं। क्या हम इससे आधा भी कर पाते हैं, क्या 25% भी कर पाते हैं, 10% भी कर पाते हैं? समथिंग इज बेटर देन नथिंग। हमें बिल्कुल कुछ ना करने की से हमें कुछ ना कुछ तो करते रहना चाहिए। अगर हम 100% नहीं कर सकते तो 10% ही कर दो। तो बस यही है साइंस जर्नी जी। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका बलराम सिद्धू जी, आपने पूरा जोश भर दिया। सेल्फिश जी यहाँ लिखते हैं, बलराम सर आते हैं तो पूरा जोश भर जाता है बॉडी में। बहुत शुक्रिया आपका सेल्फिश जी। अब मान्यवर जी की जो बात चल रही थी, तो ये बात बिल्कुल सही है। मान्यवर जी एक एक लोग से मिलते थे, उन्होंने काउंसलिंग की थी, एक एक मतलब गांव गांव में जाके, घर घर में जाके काउंसलिंग की थी, एक एक लोगों का विचार जाना था, सुना था। बिल्कुल आप सही कर रहे हैं। आज समाज में इसकी कमी खलती है। ऐसा लगता है कि लोग ऐसा सोचते हैं कि शायद अगर हम घर घर में न जाए, रोड पे भी चले तो हमको लोग, पब्लिक ऐसे ही चाह देगी। मुझे लगता है कि इस चीज की कमी खलती है। बिल्कुल आपने सही कहा है बलराम सिद्धू जी, इस पर काम होना जरूरी है। और बाकी मैं सभी साथियों को कहूंगा कि नए साल में हम लोग और भी ज्यादा एनर्जेटिक होकर काम करेंगे, उन तमाम तथ्यों को सामने लेकर आएंगे जो अब तक हिडन है। और आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों का जो प्यार हमें मिला है, आप लोगों की जो मोहब्बत है, जो आप लोग जुड़ते हैं, सत्य को सुनना पसंद करते हैं, ये पूरा जो क्रेडिट है आप सबको जाता है। आप सत्य पसंद है, ये जिंदा दिल है, यही जिंदगी की पहचान है जो सत्य सुनता है। और सत्य सुनने वाले भक्तों की तो कमी ही नहीं है, लेकिन जो सत्य सुनता है वही असली जिंदा इंसान है। तो आजाद, आपको यहाँ पे और कुछ बोलना है? अब इसके बाद से हम लोग इसको बाइंड अप करेंगे आज का सेशन। हाँ सर, मैं यही कहना चाहूँगा कि सभी दोस्त इस नए साल में ये संकल्प लें कि अपने समाज को आगे लेकर जाना है, और आगे ले जाने के लिए हमें सिर्फ सबसे पहला जो फोकस है वो विचारधारा पे करना है, क्योंकि ये हमारी वैचारिक क्रांति है और विचारों से ही परिवर्तन होगा, और विचार ही वो चीज हैं जो समाज में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। और वैचारिक तौर पर ही हमारे जो महापुरुषों ने इतना बड़ा संघर्ष किया, और आज उनकी ही देन है कि आज यहाँ पर हम स्वतंत्र रूप से बोल पा रहे हैं और अपने समाज के प्रति सजग हैं, और समाज
समाज के प्रति जागरूक हैं कि उनको भी कैसे आगे लाया जाए। तो हम यही चाहेंगे कि आप सभी जितने भी साथी देख रहे हैं, सभी ये संकल्प लें कि इस तरीके के जो भी बहुजन लोग हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म से या किसी भी तरीके से समाज के अंदर काम कर रहे हैं, जो समाज को जगाने के लिए काम कर रहे हैं, उनका साथ दें, उनका सहयोग करें। आप इस तरीके की जो स्ट्रीम्स होती हैं, ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं, इन प्लेटफॉर्म्स पे जो भी वीडियोस होते हैं, आप देखिए, आप लोगों को लगता है कि हम यहाँ पर 5 घंटे या 4 घंटे स्ट्रीम करते हैं तो इतना ही हमारा समय जाता होगा, लेकिन असल में ये होती है, अभी एसजे सर से आप पूछिएगा कि ये 4 घंटे की स्ट्रीम करने के लिए पीछे बैकअप में कितना प्रिपरेशन करनी पड़ती है, कितना समय जाता है, तब जाके वो किताबों की जो जानकारियां आप लोगों तक पहुंचाते हैं। अंतिम तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।